सवाल बे, कहानी कला की दृष्टि से एक टोकरी भर मीठी कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर एक टोकरी भर मीठी कहानी का मूल्यांकन कीजिए अथवा एक टोकरी भर मीठी छोटी सी कहानी होते हुए भी कहानी कला की दृष्टि से सफल कहानी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा कहानी के तत्वों की जानकारी देते हुए सिद्ध कीजिए कि कहानी कला की दृष्टि से एक आदर्श एवं उत्कृष्ट कहानी है। जवाब: रूपरेखा। 1. पूर्व भूमिका। 2. कहानी कला के तत्व। 3. कहानी कला की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी की समीक्षा। 4. उपसंहार। 1. पूर्व भूमिका। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी भाषी कहानीकार श्री माधवराय सप्रे की मार्मिक कहानी है। सप्रे जी मराठी भाषी होते हुए भी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान रखते थे और अपनी कलम से उसकी समृद्धि एवं श्रीवृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। यह पूर्व प्रेमचंद युग की कहानी है। अनेक आलोचक इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यह आकार में छोटी किंतु कहानी, कौशल और उद्देश्य की दृष्टि से उच्च कोटि की कहानी है। कहानी कला के तत्वों का इसमें सम्यक निर्वाह किया गया है। बे, कहानी कला के तत्वों की चर्चा। कहानी लिखना और कहना एक कला है। प्रत्येक कला की रचना कुछ सुनिश्चित तत्वों से होती है। कहानी और उपन्यास कथा साहित्य के लोकप्रिय प्रकार है। उनकी रचना में मुख्यतः 6 तत्वों का आधार लिया जाता है। यह 6 तत्व निम्नलिखित है। 1. कथानक का कथावस्तु। 2. पात्र और उनका चरित्र चित्रण। 3. संवाद या कथोपकथन। 4. देश काल और वातावरण। 5. भाषा शैली और 6. उद्देश्य। कहानीकार इन तत्वों के सामने रखकर कहानी नहीं लिखता, किंतु अच्छी कहानी में इन तत्वों का अनायास समावेश हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कुछ तत्व प्रधानता पा लेते हैं और कुछ गौण हो जाते हैं। इसी कारण कहानी के विविध प्रकार निर्मित होते हैं। 3. कहानी कला की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी की समीक्षा। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे जी की आदर्शवादी कहानी है। यह पूर्व प्रेमचंद युग की प्रसिद्ध कहानी है। दुलाई वाली कहानी को कुछ समीक्षक हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, परंतु यह कहानी उससे पहले लिखी और छपी गई है, अतः इसे प्रथम कहानी माना जा सकता है। सर्वप्रथम हम इसके कथानक पर दृष्टिपात करेंगे। 1. कथानक या कथावस्तु। एक कटोरी भर मिट्टी कहानी का कथानक संक्षिप्त है। दुलाई वाली कहानी की तरह इसकी कथावस्तु 2-4 भागों में विभाजित नहीं है। इसी प्रकार इस कहानी के आरंभ में किसी पूर्व भूमिका से सहायता भी नहीं गई। इसका आरंभ सीधी विषय वस्तु से होता है। देखिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। इस प्रकार विषय वस्तु से आरंभ होकर कहानी आगे बढ़ती है। जमींदार अपने महल का विस्तार करना और झोपड़ी को हटाना चाहते हैं। जब विधवा समझाने से नहीं मानती, तब वे अदालत का आश्रय लेकर झोपड़ी पर कब्जा पा लेते हैं। यह विकास का पहला मोड़ है। दूसरे मोड़ पर पहुंचकर हम देखते हैं कि यह विधवा एक दिन टोकरी लेकर जमींदार के पास जाती है और बताती है कि जब से झोपड़ी चली गई है, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। यह टोकरी भर झोपड़ी की मिट्टी ले जाकर उसका चूल्हा बनाना चाहती है। उस चूल्हे से पकी रोटी देखकर पोती ने न खाने की हट छोड़ दी। जमींदार के मन में दया आ जाती है और वे मिट्टी ले जाने की आज्ञा देते हैं। यही दूसरा मोड़ समाप्त हो जाता है। तीसरे और अंतिम मोड़ में एक चमत्कारिक घटना घटती है। विधवा उस टोकरी को उठाने में जमींदार की मदद मांगती है। पहले तो वे उसके लिए तैयार नहीं होते, पर बाद में दया भाव से प्रेरित होकर अब टोकरी को हाथ लगाते हैं। तब यह अत्यंत भारी हो जाती है। यह कथा वस्तु की चरम सीमा है। जमींदार अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तब भी वे टोकरी को नहीं उठा पाते और अपनी असमर्थता स्वीकार कर लेती है। यहीं से यह कहानी अंत की ओर मुड़ जाती है। इस कहानी के अंत में गरीब विधवा जमींदार को समझाती है कि जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। यह सुनकर जमींदार की आंखों पर से धन मद का पर्दा हट जाता है और इस विधवा की झोपड़ी वे वापस दे देते हैं। इस प्रकार कहानी का अंत सुखद है। कथानक सुगठित, सरस और सुरुचिपूर्ण है। कथानक का विकास सुचारू ढंग से होता है और चरम सीमा पर पहुंचकर कहानी अंत की ओर मुड़ जाती है।
बे पात्र और चरित्र चित्रण। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में केवल 2 ही पात्र है, एक अनाथ विधवा और वे जमींदार। ये वर्ग पात्र है। अनाथ विधवा गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और जमींदार धनिक या अमीर वर्ग का। इस कहानी में पात्रों का नामकरण नहीं किया गया है। विधवा के मृत पति और पुत्र की कहानी में केवल चर्चा होती है। वे प्रत्यक्ष होकर कहानी की गतिविधि में हिस्सा नहीं लेती। विधवा की पोती भी हमारे सामने नहीं आती। अतः ये दोनों पात्रों के संघर्ष की कहानी है। ये दोनों पात्र एक दूसरे के विरोधी है। पात्रों का चरित्र चित्रण मुख्यतः परोक्ष पद्धति अर्थात लेखक की ओर से ही किया गया है। जैसे एक, उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। बे, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए तब वे जमींदार चाल चलने लगे, इत्यादि। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि धनमद से गर्वित जमींदार अपना कर्तव्य भूल गए थे, परंतु विधवा के मार्मिक वचन सुनकर उनकी आंखें खुल जाती है और वे विधवा को उसकी झोपड़ी लौटा देते हैं। इस दृष्टि से ये पात्र स्थिर पात्र से गतिशील पात्र बन जाते हैं। इस कहानी के अंत में जमींदार का जो हृदय परिवर्तन होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पात्रों और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी पाठकों पर विशेष प्रभाव डालती है। 3. संवाद या कथोपकथन। इस कहानी में पात्रों के बीच बातचीत बहुत कम होती है। एकाध स्थान पर अनाथ विधवा अपनी पोती को भूख प्यास के बारे में बोलती चलती जाती और जमींदार सिर हिलाकर जवाब देती है। कहानी के अंत में जमींदार केवल इतना ही बोलते हैं, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा कह उठती है कि महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका आप जन्म पर क्यों कर उठा सकेंगे। यही एक संवाद है पूरी कहानी में और इस संवाद से हृदय परिवर्तन घटना जुड़ी हुई है। अतः कहा जा सकता है कि संवाद योजना प्रभावपूर्ण है। 4. देश, काल और वातावरण। इस कहानी का आरंभ देश, काल और वातावरण के चित्रण से ही होता है। विधवा की झोपड़ी और जमींदार का महल देश अर्थात स्थान से संबंध है। यह जमींदार और गरीब के संघर्ष काल की कहानी है और आसपास का वातावरण ऐसा है कि उसका फायदा धनी लोग उठा लेते हैं। दौलत से कानून का मुंह भी बंद हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी में तीनों का संक्षेप में चित्रण किया गया है। 5. भाषा शैली। इस कहानी को भाषा शैली पात्र और प्रसंग के अनुकूल होकर चलती है। आरंभ में सरल भाषा है और विवरणात्मक शैली में कथावस्तु का विकास हुआ है। जैसे जमींदार को अपने महल का होता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, इत्यादि। आगे चलकर कहानी की भाषा पेचीदा हो जाती है। प्रसंग के अनुरूप मुहावरों का प्रयोग करके लेखक अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। यथा, वाल की बाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके। इस कहानी के मध्य भाग में प्रसंग बदल जाता है। विधवा जमींदार के पास टोकरी लेकर आ पहुंचती है। टोकरी भर मिट्टी मांगती है। देखिए, टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस कहानी के अंत में विधवा जिस भाषा में जमींदार से बात करती है, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, वह हृदय की भाषा है, जो हृदय से निकलकर हृदय की ओर चली जाती है। दैट विच कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट। इसी कारण यह भाषा जमींदार के हृदय को छू जाती है और वे उस विधवा की झोपड़ी उसे लौटा देते हैं। इस भाषा शैली की ओर से यह कहानी मार्मिक एवं मननीय है। 6. उद्देश्य। जिस प्रकार इस कहानी के कथासार को प्रस्तुत करते हुए उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है, कहानीकार ने सर्वप्रथम अमीर गरीब के संघर्ष का निरूपण किया है, तत्पश्चात उसमें अमीर की विजय दिखलाई है। हम जानते हैं कि यह कैसी विजय है, इसलिए अंत में एक चमत्कारिक घटना के द्वारा गरीब की जीत दर्शाई गई है। लेखक समझाते हैं कि यह सत्य और सदाचार की जीत है। 4. उपसंहार। एक टोकरी भर मिट्टी आदर्शवादी कहानी है। इसकी कथावस्तु संक्षिप्त किंतु संघर्षपूर्ण है। पात्र 2 ही है, ये परस्पर विरोधी है। संघर्ष में शक्तिशाली की जीत होती है। ऐसा संवादों, भाषा शैली, देशकाल आदि कहानी के विभिन्न तत्वों से दिखलाया गया है, परंतु अंत में उद्देश्य की जीत होती है। कहानी के सभी तत्वों की कलात्मक प्रयोग करने यह